वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। अच्छे से जितने भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सब कुछ प्रॉपर एक एक वर्ड का मतलब डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 16 और 17 को भी हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे याद करते हैं। सेकेंड पीरियड से ये सारे स्टार्ट होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ और मॉस्कोवियम, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के। तो पहले यहाँ पे क्लास 12 के जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में दे रखा कि सारे के प्रॉपर्टीज जो हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एटॉमिक साइज से, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। आशा करते हैं कि आप ये सारे वर्ड्स पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आप इनको देख के आओगे। इसीलिए अगर आपने बिना पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाओगे। इसलिए जितने भी ये टर्म है आपको वहाँ पे देख के आने पड़ेंगे कि हाँ, एटॉमिक साइज क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, जितने भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन का चाह है उसके अंदर, और फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मिला हुआ होगा। ठीक है, अब देखो एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड के अंदर जो है डी ऑर्बिटल नहीं होता। जितने भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है इनमें जो है डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। इसके कारण से बहुत ही इस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है इनके कोवेलेंसी के ऊपर। तो ये सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। तो पहले यहाँ पे दे रहा है कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मुथ है और मॉस्कोवियम है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे दे रहा है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको आप ही अपने एनसीईआरटी में सेम ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है ये नॉन मेटल है। फिर आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये मेटलॉइड होते हैं, और बिस्मुथ और मॉस्कोवियम ये हमारे मेटल होते हैं। ठीक है, तो ये इसको याद ही कर लो। ठीक है, बेसिक से कभी पूछ भी सकते हैं। अब देखो दे रखा है भाई नाइट्रोजन जो है पूरे एयर के अंदर 78% इसका वॉल्यूम होता है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। तो नाइट्रोजन का मैंने ऑकरेंस यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस जो है मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है कि फॉस्फोरस जो है मेजर पाया जाता है एपेटाइट फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला दे रखा है। तो कोई बहुत अच्छा दे रखा है एपेटाइट फैमिली के बारे में। पूरी इनऑर्गेनिक में कहीं इसका जिक्र नहीं है, यहीं पे देखा, और इससे भी क्वेश्चन आया भी नहीं हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देख लो। जो जनरल फार्मूला है वो कैल्शियम 9 Ca9 PO46 .CaX2 होता है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे X जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन को, क्लोरीन को और हाइड्रोक्साइड को। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर क्लोरीन हो वहाँ पे तो बोलेंगे क्लोरोएपेटाइट, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोएपेटाइट, और OH हो, हाइड्रोक्सी हो ग्रुप हो तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलेंगे। और इसका जनरल फॉर्मूला शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे से इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लो, बस कुछ नहीं है, जनरल फॉर्मूला याद कर लो। पूछ सकते हैं कि इसमें एपेटाइट फॉर्मूला का जनरल फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे Ca9 याद कर गए हो, वहाँ पे Ca5 लिख दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों कैल्शियम को ऐड करके फिर उसको रेशनलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ जो है हमारे सल्फाइड मिनरल के अंदर पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ हो गया। अब है सबसे लेटेस्ट जो हमारा एलिमेंट ऐड हुआ है वो है मॉस्कोवियम। ये क्या है, सिंथेटिक है, हमने खुद से बनाया है, और रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव यानी कि बहुत इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दे भी रखा कि भैया ये शॉर्ट लाइफ स्पेन है, इसीलिए बहुत ही लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एनसीईआरटी में खुद मेंशन किया हुआ है। तो इसका मैच द फ्लोइंग आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मॉस्कोवियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है याद कर लो, एटॉमिक मास, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इंपॉर्टेंट है। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे मेंशन करके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन है, इसीलिए वेरी लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। अब जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 15 एलिमेंट के, उनके यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ यहाँ पे साइज का दे रखा है, वो याद कर लो। कोवेलेंट रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप सीधा इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ कोई चेंज नहीं है, लेकिन आयोनिक रेडियस में जो आर्सेनिक का होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसको आप ऐसे ही याद कर लो, ज़्यादा मैंने खुद ऐसे याद किया था, तो आप भी इसको इस फॉर्मेट में याद कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यही है, ऑर्डर एग्जैक्ट याद कर लो, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, ये आपको याद होगा भी, और नहीं है तो याद कर लो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मुथ का दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जो ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है।
ठीक है। इस हाफ फील्ड होने के कारण बहुत ज़्यादा इन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर। अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है। यहाँ पे देखो जो P3 है, P3 यानी कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 6, उसमें ये हाफ फील्ड है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है पहले से उसमें फील्ड अप होंगे, तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। और ये हमने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस की बात करें तो कोवैलेंट रेडियस जो है उस कॉन्सिडरेबल इंक्रीज करता है। देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दे रखा है, देखो कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन से जब फास्फोरस में आ जाते हैं तो कोवैलेंट रेडियस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। लेकिन वहीं अगर आर्सेनिक से बिस्मुथ में हम जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही स्मॉल इंक्रीज होता है कोवैलेंट रेडियस का। क्यों होता है? देखो जब भी ड्यू टू आ गया, देयरफॉर आ जाएगा, हेंस आ जाएगा, तो यानी कि उससे इंसर्शन इंजर क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम होगा। तो यहाँ पे क्यों होता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन हेवियर एलिमेंट्स। तो होता ये है कि हेवियर एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं हम लोग हेवियर एलिमेंट्स, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ जाएगा। तो हेवियर एलिमेंट्स के अंदर डी और एफ ऑर्बिटल आपके कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, उसके कारण से इनका साइज जो है बहुत ही स्मॉल इंक्रीज करता है। तो ये इंसर्शन इंजर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। अब बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो होता है सिंपल में समझ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज करेगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा, आसानी से इंक्रीज कर जाएगा डाउन द ग्रुप जाने पे। लेकिन ग्रुप 14 से ज़्यादा हमारा ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होता है ग्रुप 15 के अंदर, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होता है ग्रुप 15 का, ठीक है। अब देखो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली। जो आयनाइजेशन फर्स्ट होगा वो सबसे कम होता है, फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड होता है वो उससे और थोड़ा ज़्यादा होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगा वो और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज मेरा इंक्रीज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसको देख रहे हैं हम यहाँ पे। सारे जो हैं पॉली एटॉमिक होते हैं। पॉली एटॉमिक यानी कि जब मल्टीपल एटम्स आपस में या दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके फॉर्म करते कंपाउंड, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक्स, ठीक है। अब देखो डाई नाइट्रोजन जो है N2, ये मेनली मेरा 78% एयर के अंदर पाया जाता है, तो ये जो है गैसियस फॉर्म में होता है। जो डाई नाइट्रोजन है डाई एटॉमिक फॉर्म में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं सॉलिड फॉर्म में जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 15 का कौन सा एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, वो है N2 डाई नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जो मेटेलिक कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो है वो साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है हमारा को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ये नॉन मेटल है, फिर मेटलॉइड होगा, फिर बिस्मुथ जो है मेटल होगा। तो जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हमारा मेटल ऑब्टेंड हो रहा है। वही है यहाँ पे दे भी रखा है फिर से कि नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमोनी जो है मेटलॉइड है, और बिस्मुथ जो है ना मेटल होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो जो है डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो इसको मैंने ऑर्डर नहीं लिख रखा था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिख रखा है, इसको सेम एज इट इज़ याद कर लो। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो वहाँ से आप ले सकते हो उसको, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, फिर बिस्मुथ में ये डिक्रीज कर जाता है। तो इसका कोई एक्सेप्शन का रीज़न नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, बस आप एग्जैक्टली याद कर लो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है एलोट्रॉपी, बोल रहा है कि नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो हैं एलोट्रॉपिक शो करते हैं। अब देखो एलोट्रॉपिक आप टर्म आपको मिलेगा ग्रुप 14 के अंदर। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेम एलिमेंट होता है, जैसे कि कार्बन के अंदर ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड, बक मिक्सचर फ्लूरेंस, ये क्या होते हैं कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको फॉर्म हो पाए, उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। और तो वहीं यहाँ पे सेम टर्म यूज़ किया गया है कि नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो एलोट्रॉपी आपके शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें हम, देखो तो जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन कौन से हैं यहाँ पॉसिबल, उसको पहले देख लेते हैं। तो देखो ग्रुप 15 के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है वो -3, +3 और +5, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉसिबल है हमारे ग्रुप 15 के अंदर, ठीक है। हमको जो मेन देखना है कि इनमें कैसे ये वेरी कर रहा है,
ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी विस्मुथ, डाउन दी अगर ग्रुप जाएंगे हम, देखो इसको आप एज इट इज़ नोट कर लो। बहुत मैंने अच्छे से यहाँ पे जो भी लिख रखा है वो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह आप इसको लिख लेते हो तो आपको अच्छे से कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा और इसको आपको याद भी हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ करेगा, उसका स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज़ करेगा, +5 का स्टेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज़ करेगा, और जो +3 है उसका स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। रीज़न हम अब जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लो, पहला है जो टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज एंड मेटेलिक करेक्टर। तो पहला आ गया कि -3 डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो मेटल जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज कर गया और मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर गया। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करने से हमारा डाउन द ग्रुप जाने पे ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, तो -3 हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो विस्मुथ होगा मेरा हार्डली शो करता है -3 ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो यही होता है कि जो ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है वो सबसे लोएस्ट एलिमेंट जो है डाउन द ग्रुप जाने पे वो ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज़्यादा स्टेबल होता है। सिंपल में समझ लो तो वहीं जो है पूरे ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा +5 है तो नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप मोर स्टेबल +3 होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करता है, +3 जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे दे रखा है कि जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का वो डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है। और यहाँ पे जो विस्मुथ है हमारा वो कंपाउंड फॉर्म करता है BiF5 में, उसको हम नोट करने वाले हैं, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड +3 इंक्रीजेज। तो वही बात है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +5 का स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगा और +3 का स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो डाउन द ग्रुप जाने पे +5 का स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगा और +3 का जो है इंक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। वही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो मेरा ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि +3 जो है वो मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा, +5 जो है वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है हमारा +1 +2 +4 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल, ठीक है। हेलोजन्स एज नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म। देखो सिंपल बात समझ लो कि नाइट्रोजन में जो है हमारे डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अपना कोवेलेंसी, ये शब्द अभी आपको बहुत बार रिपीट होगा कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ये अपना कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता और ये जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। नाइट्रोजन +1 +2 +4 करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, बिकॉज इसमें हमारे जो डी ऑर्बिटल हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फास्फोरस के अंदर बात करें तो ये +1 और +4 शो करता है, ठीक है। अब देखो ये एक बहुत, देखो जितने भी आपके डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखा है, उसको नोट कर लो। यहाँ पे HNO2 का रिएक्शन दे रखा है, ये कन्वर्ट होगा HNO3 में और NO के अंदर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना है? +3 है, और फिर ये कन्वर्ट हो रहा है +5 में और फिर -2 में, ठीक है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है नाइट्रोजन शो करता है हमारा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे आपको दे रखा है। नेक्स्ट हमारा फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है डिसप्रोपोर्शनेट शो करता है और +5 और -3 दोनों शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है कि आर्सेनिक, एंटीमनी विस्मुथ जो है ये +3 शो करते हैं। तो जनरल मतलब आपको जो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप याद कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिक्रीज़ करता है, -3 +3 +5 कैसे डिक्रीज़ करता है, नाइट्रोजन +5 क्यों नहीं शो करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन फिर से रिपीट हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है ये इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4 है। ये नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इसमें हमारे डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ये अपना कोवेलेंसी जो है एक्सपेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे फास्फोरस जो है ये अपना कोवेलेंसी एक्सपेंड कर पाएगा, ये शो करता है BF6-। तो यही था यहाँ पे नाइट्रोजन जो है अपना कोवेलेंसी एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाता। अब देखो फिर से ये यहाँ पे देखा कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप, हर ग्रुप के फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपको एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि कुछ अजीब बिहेवियर जो कि बाकी मेंबर्स शो नहीं करते हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे नाइट्रोजन जो है ये एनोमलस बिहेवियर पहले पढ़ रहे हैं कि क्यों शो करता है, आखिर नाइट्रोजन क्यों, क्या रीज़न है कि सारे एलिमेंट्स के अपोजिट अपना बिहेवियर शो कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज जो है छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है,
हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण हमारे जो नाइट्रोजन को एनोमलस बिहेवियर शो करना पड़ता है। ठीक है, साइज छोटा है उसके कारण बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इसमें अपना कोवैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +5 रेयरली शो करता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी है पी पाई बॉन्ड फॉर्म करने का। अगर आप ग्रुप 14 अच्छे से पढ़े होगे तो पता होगा कि आपका कार्बन भी है जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि नाइट्रोजन इनवर्स बिहेवियर शो करता है। अब हेवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, जो बिस्मुथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये जो है पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो फिर यहाँ पे सर्च करेंगे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज। अगर जो है हमारे बिस्मुथ की बात करें, ठीक है, आर्सेनिक की बात करें, तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है बहुत लार्ज होंगे, बहुत डिफ्यूज़ होंगे, जिसके कारण से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, और ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं शो करेंगे। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कौन शो करेगा? नाइट्रोजन करेगा, और इसका ये यूनिक एबिलिटी है। ठीक है, जो हेवियर एलिमेंट्स हैं वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में N2 जो हम पढ़ते हैं, तो N2 जो है यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो है सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये था एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसमें फास्फोरस सिंगल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है वीकर होता है फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, बस सिंपल याद कर लो। अब देखो कैटिनेशन टेंडेंसी वीकर इन नाइट्रोजन। देखो अब अगर आप फिर से ग्रुप 14 पढ़े होगे तो पता होगा कि कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होता है। जैसे वहाँ पे हम पढ़े थे कि कार्बन एटम जो है उसके पास टेंडेंसी था कि दूसरे एटम से लिंक्ड करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, और वो जो है एक चेन का फॉर्मेशन करे या रिंग का फॉर्मेशन करे, तो उसको बोलते थे कैटिनेशन। ठीक है, तो वही है कैटिनेशन, यानी कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड करके चेन और रिंग का फॉर्मेशन करे, उसको कैटिनेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन के अंदर ये कैटिनेशन पावर कम है। ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंसी जो है नाइट्रोजन का मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है 4 है इसका, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। वहीं पे फास्फोरस और आर्सेनिक जो है ये हमारे डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, ये लिगेंड का फॉर्मेशन करते हैं। लिगेंड्स आपको कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड पढ़ोगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी बस फिलहाल में याद कर लो कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये इन कंपाउंड के साथ जुड़ के हमारे लिगेंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से कैसे डील करेंगे, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, फास्फोरस हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, आर्सेनिक हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, जो अपने एंटीमोनी है ये हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, जो बिस्मुथ है ये हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो है मेटल जो है अपने हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उनका क्या क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में आपके टेबल में यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से नोट करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखो जो भी आपके हाइड्राइड्स हैं इससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मेन आपकी ऑर्डर पे ही आते हैं। ठीक है, रीज़न भी पूछ सकते हैं आपको कि नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ, इन सब की हाइड्राइड की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मैं डिक्रीज़ करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इसमें होगा। फिर सोलबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगा, बॉन्ड एंगल जो है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगा, और बेसिसिटी जो है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगा, यानी कि ऊपर जाएंगे तो मेरा इंक्रीज़ करेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अभी इसको डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम एसिडिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है कि इससे आपको कंसेप्ट भी बन सकता है और याद भी हो जाएगा। ठीक है, एसिडिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगा, और बॉन्ड लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड लेंथ। देखो डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपके जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड लेंथ है ये आपके इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करने के कारण डाउन द ग्रुप जाने पे आपके यहाँ पे ईजिली जो है हाइड्रोजन लूज़ कर पाएगा। तो हाइड्रोजन ईजिली कोई लूज़ करता है तो एसिडिटी इंक्रीज़ करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करने से एसिडिटी इंक्रीज़ कर गया, और कोई भी हाइड्रोजन डोनेट करता है उस यानी कि उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ कर गया। तो सिंपल एक दूसरे से सब कुछ लिंक्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करके तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा,
सोलबिलिटी कम होगा। बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है, तो दोनों के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। दोनों के हाइड्राइड का अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पड़े हो तो आप इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। तो हाइब्रिडेशन जब आप निकालोगे तो दोनों के आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हो। दोनों में लोन पेयर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो है लोन पेयर को बहुत ही टाइटली बॉन्डेड करेगा। लेकिन फास्फोरस का बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ये क्या करेगा कि दोनों साइड बॉन्ड को रिपल्सन करेगा और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है कम होगा। तो जो बॉन्ड एंगल है हमारा NH3 में ज़्यादा होता है। बाकी अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप एज इट इज़ याद कर सकते हो, इसमें कोई समझाने के लिए नहीं है, सिंपल इसको याद ही करना है। तो ये था कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, जितने भी मेरे हाइड्राइड्स हैं उनके क्या क्या ऑर्डर हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखो कि बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगा, बाकी सब इसी से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है कि डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज़ करेंगे और ये सारे प्रॉपर्टीज़ है कि ऊपर जाने पे इंक्रीज़ करेंगे। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। NCERT में यहाँ पे टेबल फॉर्म दे रखा है, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो हमने उस ऑर्डर को डिस्कस कर लिया। तो यहीं पे स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी हो गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का बेसिसिटी हो गया। ठीक है, सबका रीज़न क्या है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्मॉल साइज NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन में जो है साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो ये सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिबिट करता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा NH3 है ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिट कर सकता है। क्यों कर देगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा कि NH3 हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन, इसी कारण बहुत ही अच्छा यहाँ पे सर्च इंजन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि NH3 हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा कि हमारा ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इससे आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन। अब अगर हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये दो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, E2O3 और E2O5। ठीक है, तो जो ऑक्साइड्स हैं हमारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के, ये मोर एसिडिक होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। देखो तो पहले हम उसको बात कर लें। देखो जैसे E2O5 और E2O3, तो E2 में यहाँ पे मतलब E यहाँ पे मेटल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप 15 के मेटल को। ठीक है, तो यहाँ पे +5 ये यूनिवर्सल रूल है, इसको याद कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। किसी भी ऑक्साइड का अगर एसिडिटी, ऑक्साइड का याद कर लो, मैं यहाँ पे ऑक्साइड बोल रहा हूँ, हाइड्राइड नहीं बोल रहा हूँ। तो किसी भी ऑक्साइड का अगर आप एसिडिटी कंपेयर करते हो तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को देखो, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल के ऊपर उतना ही ज़्यादा एसिडिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे इस मेटल के ऊपर एसिडिटी जो है ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एसिडिक कैरेक्टर की, तो वो डाउन दी ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा। देखो अगर दो ऑक्साइड डिफरेंट है जिनमें कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, उनमें अगर हमको एसिडिटी कंपेयर करना है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है वो मोर एसिडिक होगा। लेकिन अगर हमको डाउन दी ग्रुप कंपेयर करना है, जैसे E2O3 है, इसमें अगर हमको एसिडिटी कंपेयर करना है तो डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मोर एसिडिक कौन होगा? N2O3 और P2O3। फिर एम्फोटेरिक कौन होगा? आर्सेनिक और एंटीमोनी का ऑक्साइड। और फिर बिस्मुथ जो होगा ये बेसिक होगा। तो डाउन दी ग्रुप जाने तो एसिडिटी का हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये एसिडिटी का आपका ऑर्डर हो गया ऑक्साइड का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा कि ऑक्साइड्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर भी दिया। नेक्स्ट है हमारा हैलोजन वाला। देखो अब हैलोजन की बात करें तो जो भी हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं ये हैलोजन से रिएक्ट करके हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, EX3 और EX5। तो ये दोनों हाइलाइट्स जो हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन जो है फिर से देखो NCERT में अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है पेंटा हाइलाइट फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इसमें D ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसीलिए अपना कोवैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फास्फोरस जो है PF6- फॉर्म कर सकता है। ठीक है, वही बात है कि पेंटा हाइलाइट्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राई हाइलाइट्स। अब इसको हम पढ़ते हैं फाजान रूल से, इसको एक्सप्लेन करेंगे बेस्ट आपके लिए। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि देखो जैसे ये हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑक्साइड, ऑक्साइड में हमारा E2O3 और E2O5 दोनों दो फॉर्म हो रहते हैं। जो एसिडिटी की बात करें, अब आते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। तो हाइलाइट्स हमारे जो थे इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते जाना। ठीक है, या PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो जो हमारे हाइलाइट्स हैं इसमें अगर बात करें तो EX3 और EX5 ये दो हाइलाइट्स हमारे मिलते हैं।
ठीक है। तो जो यहाँ पे जो हम सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे हम आए हैं, ये था कि पेंटा हाइलाइट्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हाइलाइट। तो इसको हम फजान्स रूल से समझते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहना ये चाहता है कि EX5 पेंटा हाइलाइट यानी कि ई कोई ग्रुप 15 का मेटल हो गया और EX3 ये भी कोई ग्रुप 15 का मेटल हो गया, दोनों में जो है वो मोर मेरे कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, EX5 में होगा। तो फजान्स रूल अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा है तो नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे समझ लो कि कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब हाई पॉजिटिव चार्ज हो, स्मॉल केटायन हो और लार्ज एनायन हो, यानी केटायन का साइज छोटा से छोटा हो। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर रखा है फजान्स रूल का, तो केटायन का साइज कितना छोटा है और एनायन का साइज जितना बड़ा है, तो जितना ही छोटा हमारा केटायन का साइज जो होगा, जितना ही बड़ा एनायन का साइज होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही खतरनाक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होगा। ठीक है, तो याद कर लो सिंपल कि मेरा कोवेलेंट बॉन्ड कम फॉर्म होता है, केटायन छोटा से छोटा हो, एनायन जो है हमारा बड़ा से बड़ा हो। ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग अच्छा से फॉर्म होगा ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में एक और लाइन दे रखा है, अभी हम जैसे उसको पढ़ेंगे भी कि BiF3 जो है आयनिक होता है। क्यों होता है, अब इसका जस्ट अपोजिट सोचो। कोवेलेंट होने का रीज़न क्या था, तो आयनिक होने का रीज़न क्या होगा, यहाँ पे था कि केटायन का साइज छोटा हो तब कोवेलेंट होगा। यहाँ पे है कि अगर केटायन का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो फिर आयनिक होगा, अगर एनायन का साइज बहुत छोटा हो जाए तो आयनिक होगा। ठीक है, और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हो तब आयनिक होगा। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं हम लोग BiF3। तो जो बिस्मुथ है हमारा, इसका साइज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे लो हेवियर एलिमेंट है तो साइज बहुत ज़्यादा होगा। फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट एनायन इसमें यहाँ पे होगा, तो केटायन का साइज सबसे ज़्यादा है, एनायन का साइज सबसे छोटा है, तो फिर ये आयनिक नेचर होगा। कोवेलेंट होने के लिए ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कोवेलेंट का और ये है आयनिक का। ठीक है, मैंने बेस्ट कोशिश किया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा वहीं पे दे रखा है कि फजान्स रूल से समझ लो कि पेंटा हाइलाइट +5 ऑक्सीडेशन होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है। अब ये है दो लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लो कि NF3 जो है ओनली ट्राई हाइलाइट ऑफ नाइट्रोजन। एनसीईआरटी यहाँ पे दे रखा है कि NF3 जो है नाइट्रोजन का ओनली ट्राई हाइलाइट जो है NF3 है, ओनली पेंटा हाइलाइट ऑफ बिस्मुथ जो है BiF5 है। इसको आप एज इट इज़ अपने एनसीईआरटी में नोट कर लो, मैंने बिल्कुल सही लिख रखा है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन फॉर्म स्टेबल, यानी कि नाइट्रोजन का कौन सा ट्राई हाइलाइट स्टेबल होता है, तो वो होता है NF3। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ट्राई हाइलाइट्स, ठीक है, प्रीडोमिनेटिव कोवेलेंट होता है, अभी जस्ट देख के भी हम आ गए। ठीक है, और ये बिस्मुथ का जो होता है BiF5 होता है। अब यहाँ पे दे रहा है कि रिलेटेड टू आर दी मेटल से कैसे रिएक्ट करेंगे हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट। देखो यहाँ पे ये है कोई मेटल हो गया, ये हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होंगे, तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो। जैसे यहाँ पे कैल्शियम नाइट्राइड दे रखा है, कैल्शियम फॉस्फाइड दे रखा था, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। ठीक है, सिंपल है, याद कर लो। फिर यहाँ पे एग्जांपल हमारा दे रखा है, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पेंटा हाइलाइट फॉर्म नहीं करता। ठीक है, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लेकिन पेंटा हाइलाइट शो नहीं करता। सिंपल सा बात है, क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो अपने कोवेलेंस को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए पेंटा हाइलाइट का फॉर्मेशन नहीं करता। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना अलग बात है और पेंटा हाइलाइट का फॉर्मेशन करना अलग बात है। फिर बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे देखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि NH3 और ये इस सर्सन रीजन क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप मत छोड़ना, समझ लो यहाँ पे कि दे रखा है कि PH3 जो है जो फॉस्फेट का हाइड्राइड है हमारा, ये एसोसिएशन नहीं करता है आपस में लिक्विड में। मतलब सिंपल हमने जो पढ़ा था कि NH3 का क्या है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन इनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आप जो दे रखे हैं टेस्ट में वो भी देख लो कि वाई आर पेंटा हाइलाइट्स मोर कोवेलेंट देन द ट्राइलाइट। तो बचाने की जरूरत नहीं है, मैंने फजान्स रूल से प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया था कि पेंटा हाइलाइट्स जो है मोर कोवेलेंट क्यों होते हैं ट्राइलाइट से कंपेरिजन में। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि जो बिस्मुथ का हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट के अंदर देखो तो हम पढ़े हुए थे कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हमारा बिस्मुथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा सबसे लार्ज होगा, तो बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड बहुत कमज़ोर होगा। अगर बॉन्ड लेंथ है तो इजीली ब्रेक कर जाएगा और हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कोई हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यानी कि मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। सो ये यहाँ पे जो आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन थे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये याद कर लेना।